हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टाइगर फॉर आईक्यू में। और आज मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसे कि इंटरनेशनल लॉ के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अमूमन या फ्रिक्वेंटली आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एज़ यू ऑल नो कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसको कि चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और ये जानते हुए भी कि ना तो ये पढ़ने में मज़ा आता है और ना ही हम इसको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बट एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपकी आंखों के सामने से जितने भी एमसीक्यू गुजरे इंटरनेशनल लॉ के, कम से कम उसके ऊपर अपनी कमांड को बनाकर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अमूमन 75 to 80% का जो रेशियो है ना, वो रिपीटिशन का होता है, ख़ास तौर से इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट में। तो आइए वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम लोग आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, फ्रिक्वेंटली वो 3 से 4 वैरायटीज़ के होते हैं। अगर हम इसकी पहली वैरायटी की बात करें तो अमूमन वहाँ पे आपको कोई ऑर्डर या सीक्वेंस दे देंगे, वहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी कैटेगरी की बात अगर मैं करूं तो अमूमन आपके सामने ये कोई भी एक ऐसा मैचिंग कॉन्सेप्ट रख देंगे एंड यू हैव टू मैच। ठीक है। तीसरे में डायरेक्टली ये सवाल आपसे पूछते हैं, और चौथे में ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बताइए ये स्टेटमेंट या ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था। तो अगर आप इसको एवरेजली देखेंगे तो 4 से 5 तरीकों से इंटरनेशनल लॉ के अंदर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर आप पहला क्वेश्चंस देखेंगे तो पहले क्वेश्चंस में लिखा है, यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो इंडिकेट द chronological sequence in which the following judgments were delivered by the International Court of Justice। अब यहाँ पे आपको दो शब्दों पर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो पहली लाइन है वो आपके सामने क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कह रहा है, यानी कि यहाँ पे ज़रूर ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात कर रहा है, और ये आपसे जानना चाहता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसको कि यूजुअली हम लोग आईसीजे के नाम से जानते हैं, उसने किस सीक्वेंस में जजमेंट को प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो सबसे पहला जजमेंट आपके सामने निकल कर आया था, दैट इज कॉल्ड द रिपारेशन केस का। अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं तो वो था आपका राइट ऑफ यूएस नेशनल्स इन मोरक्को का। अगर हम नंबर 3 पर देखते हैं तो वो बात करता है टेम्पल ऑफ प्री विहार का। और अगर हम चौथे की बात करते हैं तो वो बात करता है आपका राइट ऑफ पैसेज केस का। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले आपका ये आता है द रिपारेशन केस, उसके बाद आपका राइट ऑफ यूएस नेशनल्स इन मोरक्को आता है, देन आपका टेम्पल ऑफ प्री विहार आता है, और उसके बाद राइट ऑफ पैसेज केसेस आता है। तो अगर आपको उसका क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर होगा वो होगा CBDA। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आमतौर पे आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है। इस लिस्ट में बताया गया है कि लाइक डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन किससे कोरिलेट करता है, कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी किससे कोरिलेट करता है, एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, एंड कस्टम से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसका कोरिलेशंस किसके साथ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन है, ये आपका ईसी आर्बिट्रेशन कमीशन इन यूगोस्लाविया देखने को मिलेगा। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं तो आम तौर पे इसका जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है किसके साथ, ये आपको देखने को मिलता है टेम्पल ऑफ प्री विहार के साथ। उसके बाद अगर हम सी वाले कॉलम की बात करते हैं तो सी वाले कॉलम का जो संबंध है ये आपका नंबर 2 पे आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। और उसके बाद जो आखिरी बचा वो हो गया आपका सीक्वेंस नंबर 4। उसके बाद जो थर्ड वैरायटी का जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है वो यूजुअली ये पूछा जाता है, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस को घुमाया जाता है। पहले आपके सामने एक तथ्य रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड असर्शन,
और उसके बाद उसका रीज़न भी आपको बताना रहता है कि आखिर इसका कारण अगर ये है तो आखिर यही क्यों है। तो यहाँ पे देखिए जो तथ्य आपके सामने रखा गया है वो रखा गया है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बात तो बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसका कारण देखें तो कारण में कहा गया है द यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज इट्स एसओ। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो आपका तथ्य है वो भी आपका सही है, और उस तथ्य का जो कारण है या उसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपका एग्जैक्टली सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें चौथा जो सवाल है वो आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पे आपको गौर करने की ज़रूरत है कि इज़ है या इज़ नॉट लगा है, क्योंकि कई बार हम इस वाला कॉन्सेप्ट समझ के चले जाते हैं लेकिन एग्जामिनर वहाँ पे नॉट भी लगा देता है। तो सम टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि क्या हमसे पूछा गया था और किसका जवाब हम देकर आए हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो पहले में लिखा है आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एमको फाइनेंस केस। क्या ये सही मैच्ड है? तो मेरे हिसाब से तो देखिए सही मैच बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे में कहा गया है आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ लियोसेन। क्या ये सही मैच्ड है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो तीसरा विकल्प दिया गया है आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आइसलैंड ऑफ पाल्मस केस। क्या ये सही मैच्ड है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपके सामने आता है आर्बिट्रेशन वॉज नॉट यूज्ड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और यहाँ पे जो केस है दैट इज कॉल्ड आपका पैसेज थ्रू द ग्रेट बेल्ट केस। क्या ये आपका सही मैच है? तो ये आपका बिल्कुल सही मैचिंग गया है। उसके बाद जो पांचवा सवाल है वो आपसे पूछता है कि द फर्स्ट केस इन विच अ चैम्बर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हियर्ड अ केस वाज। यानी कि वो पहला कौन सा केस था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना गया था इन चैम्बर के कंटेक्स्ट में। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस केस का जो नाम था वो था द गल्फ ऑफ मेन केस। अब अगर आपके पास यूट्यूब वगैरह है या अगर आपके पास गूगल का एक्सेस है तो एक बार इस केस की हिस्ट्री को ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद अगर हम छठा सवाल देखते हैं तो छठे सवाल में आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए ये जो छठा सवाल है ना, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इज होगा या इज नॉट होगा। तो जैसे ये सवाल आता है तो यू नीड टू कीप इन दी अटेंशन। आपको अटेंशन पे करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है या आपसे सही स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इज द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ राइटिंग ऑफ जूरिस्ट। क्या ये सही है? नहीं। सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज सही है? नहीं। सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ट्रीटीज सही है? नहीं। फिर अगर हम आखिरी ऑप्शंस पे आते हैं तो ये बात करता है सोर्सेस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आर द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, और ये मैच आपका बिल्कुल सही है। आई एम सो सॉरी, मैच कहना इसको गलत होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद एक सवाल आपसे फिर और पूछा जा रहा है कि चलिए बताइए इसका असर्शन क्या है और इस असर्शन का क्या एप्रोप्रिएट रीज़न होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, ठीक है। और दूसरे में कहा गया है स्टेट्स डू नॉट एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ। तो सवाल यहाँ पर ये है कि भाई इंटरनेशनल लॉ सिर्फ एक लॉ तो नहीं है, ये सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए जो स्टेट्स है ना उनको तो इंटरनेशनल लॉ को एक्सेप्ट करना ही करना है। क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स का मतलब आपके यूपी बिहार से नहीं है, बल्कि स्टेट्स को यहाँ पर एज अ कंट्री डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो आमतौर पे ये भी आपका असर्शन और रीज़न की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज डन बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशन इज अ कोर्ट। तो देखिए भाई, ना तो आपका असर्शन इसका सही है और ना ही इसका एक्सप्लेनेशन सही है। यूनाइटेड नेशन कोई कोर्ट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरी की पूरी एक संस्था है, और इस संस्था का भी आपने देखा होगा एक प्रॉपर चार्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब सवाल यहाँ पर ये है
कि यहाँ पे करेक्टली मैच्ड आपको देखना की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट बाई ह्यूमंस, क्या ये सही है? गलत है। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट एनिमीज, क्या ये सही है? ये भी आपका गलत है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट, क्या ये सही है? गलत है। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट, अब ये इमोरलिटी के अगेंस्ट होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो आमतौर पे यहाँ पे आपको देखना है कि क्या ये इथिक्स की बात कर रहा है, क्या ये ह्यूमैनिटीज़ की बात कर रहा है, क्या ये स्टेट की बात कर रहा है, और क्या ये इमोरलिटी की बात को कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 10 पर आते हैं, तो सवाल नंबर 10 में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सही मैच है। क्या जो आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल आउट किया जाता है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली राइट। और डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय द पंचायत, क्या ये हो सकता है? एब्सोल्युटली नेवर। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 11 की बात करते हैं, तो सवाल नंबर 11 में भी आपके सामने एक अजर्शन और उसका एक रीज़न रखा गया है, जिसमें ये कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ प्योर लॉ। भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। एंड इंटरनेशनल लॉ इज़ मेड बाई अ नेशनल लेजिस्लेचर, और ये भी इसका जो वो है, मेरे हिसाब से ये इसका सही नहीं है। तो अगर आप इसको टेक्निकलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो जो स्टेटमेंट अजर्शन है वो तो आपका सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है ये एब्सोल्युटली गलत दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि भाई इंटरनेशनल लॉ है क्या? क्या ये कलेक्शन है लेजिस्लेशन ऑफ द वेरियस कंट्रीज़ का? तो देखिए भाई ऐसा तो नहीं है। उसके बाद सेकंड में कहा गया है क्या ये बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर, क्या ये कहना सही होगा? तो देखिए ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पे कहा गया है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस विच आर बाइंडिंग अपॉन द सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके ऊपर भी बाइंडिंग होंगे, और आप बीइंग एज अ सिविलाइज्ड स्टेट सी बिहेवियर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बात करता है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स किसका है इंटरनेशनल ट्रीटीज? तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लॉ का ही तो होगा ना, क्योंकि इन्वायरमेंट और साइबर लॉ के तो चलिए इसका एक पार्ट है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ इसका मेन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपसे बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इनमें से कौन ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पे लिखा गया कि स्ट्राडा डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू मैक्सिको, ये आपका सही है। स्ट्राडा डॉक्ट्राइन स्पेन से रिलेटेड है? नहीं। पोर्तुगल से रिलेटेड है? नहीं। ग्रेनेडा से रिलेटेड है? नहीं। रिलेटेड किससे है? मैक्सिको से आपका रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 15 की बात करते हैं, तो ये बात करता है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन केम इनटू बीइंग इन द ईयर ऑफ। तो आमतौर पे प्रॉपर एक रेजोल्यूशन जो था ये किस साल आपका एग्जिस्टेंस में आया था? तो ये आया था इन द ईयर ऑफ 1950। ठीक है, तो ये जो 1950 है ना, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 16 की बात करते हैं, तो इसमें भी यही बात पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें कहा गया है द सावरकर केस इज रिलेटेड टू राइट ऑफ द रिवोल्यूशनरी, सही नहीं है। द सावरकर केस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ फाइटर्स फॉर द इंडिपेंडेंस, ये भी आपका सही नहीं है। द सावरकर केस इज रिलेटेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस सी, ये भी सही नहीं है। डी ऑप्शन है आपका द सावरकर केस इज रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्यार्पण होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, उसको लेकर ये केस आपका डील किया गया था इन द ईयर ऑफ 1911 में। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 17 की बात करते हैं, तो इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड है? तो एरविट पैराडो कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ये आपका सही है। ह्यूगो ग्रोटियस मैरे क्लॉसम, ये आपका गलत है। हंस कैल्सन द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये भी आपका गलत है। एंड
फिट्स मॉर्सी मॉन्सिम, ये भी आपका गलत है। तो जो आपका सही पेयर है वो है आपका अरविंद पैरडो, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सवाल नंबर जो 18 है, अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट की बात की गई है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना है, करेक्ट ऑलरेडी इसमें इसका मतलब ज़्यादा दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं तो देखिए ट्रैपेल का संबंध डुअलिज्म से है, बिल्कुल सही है। ह्यूगो ग्रोटियस का संबंध नेचुरलिस्टिक से है, बिल्कुल सही है। कैल्सन का संबंध मॉडर्निज्म से है, बिल्कुल सही है। लेकिन वेटल का जो संबंध है ना, ये पॉजिटिविस्ट से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पेयर आपका गलत मैच है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपसे इनकरेक्ट मैच की ही बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऑस्टिन के बारे में कहा जाता है द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, तो ये तो भाई देखिए करेक्ट पेयर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फिट्स मॉल्सो की बात की गई है मॉन्सिम में, ये भी आपका एक करेक्ट पेयर नहीं है। हंस कर्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करता है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड ह्यूगो ग्रोटियस मेयर लिब्रम की बात करता है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग पेयर है ना, वो आपका ये मॉडर्न वाला है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 20 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। सवाल यहाँ पर ये है कि यहाँ पे इनकरेक्ट मैच को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, इसको तो हंस कर्सन ने दिया था ना, तो यही जो पार्ट है आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। बाकी ऑस्टिन ने प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन दिया था, सही है। सेल्डन ने मेयर क्लॉजम दिया था, ये भी सही है। ह्यूगो ग्रोटियस ने मेयर लिब्रम की बात की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 21 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि करेक्टली मैच्ड बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको विकल्प देखने को मिलता है, सेंट थॉमस एक्विनस नेचुरल लॉ की बात सही है। कैल्सन मॉडर्निज्म की बात भी सही है। ऑस्टिन पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ग्रोटियस ऊपर हमने देखी कई बार इसको गो थ्रू किया है, वो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 22 पर आते हैं तो इसमें कहा गया है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब इसमें से कौन से करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट नहीं हैं। तो बेसिकली इसमें आपसे पेयर की बात कर रहा है, और अगर हम पेयर को देखते हैं तो पेयर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल लॉ लैक्स मेनी ऑफ द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट अंडर द नेशनल लॉ। तो यही स्टेटमेंट है जो आपका सही है। बाकी जो है आपके कहीं ना कहीं उतने सही नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपके सामने कई बार एक से ज़्यादा सही होते हैं तो आपको ये देखा जाता है कि उनमें से सबसे ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये बात करता है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। एनालिटिकल स्कूल बेंथम की बात करता है, सही है। हिस्टोरिकल स्कूल्स हेनरी मैन से को रिलेट करता है, ये भी सही है। सोशियोलॉजिकल स्कूल्स ग्रोटियस से बात करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। और फिलोसफिकल स्कूल फिजे की बात करता है, ये भी आपका सही है। उसके बाद एक बार फिर से आपके सामने असर्शन और रीजन का एक सवाल आता है जिसमें कहा गया है कि ह्यूगो ग्रोटियस इज द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूगो ग्रोटियस डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ द नेशन इन हिज बुक। अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ह्यूगो ग्रोटियस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये कहना गलत नहीं होगा, और उसने वाकई में एक बुक का भी जिक्र किया है। लेकिन इस रीज़न का इस तथ्य से कोई इसी प्रकार का कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो आप बोलते हैं वो सही तो है बट वो आपका रेलेवेंट नहीं है, तो यहीं पर आपका आता हुआ सवाल जो होता है ना वो गलत चला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, तो ये बात करता है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में क्या है। तो इसके अंदर देखेंगे तो आपको कस्टम्स भी देखने को मिलेगा, आप देखेंगे तो आपको ट्रीटीज़ भी देखने को मिलेगी, और आप इसको देखेंगे तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दीज ऑल आर दी सोर्सेस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद अगर आप लोग सवाल नंबर 26 की तरफ आते हैं तो 26 में बात किया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेस्क्रिप्शन वॉज अप्लाइड एज अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ
रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ये बात करता है आइसलैंड ऑफ पाम्स केस जो आपका हुआ था 1928 में, क्योंकि यही जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन की बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टॉपल वाज अप्लाइड एज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन। अब आपके सामने एक शब्द आया है दैट इज कॉल्ड स्टॉपल, और आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट या जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहाँ पे भी आपने इस बात का जिक्र ज़रूर सुना होगा। तो जब हम इस सवाल को देखते हैं तो यहाँ पे कहा गया कि किस केस में स्टॉपल का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई किया गया था, तो वो केस था आपका टेम्पल ऑफ प्रेविहार केस 1962 का। तो ये इसका एक सही उत्तर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्जिम्स मीन्स दैट ट्रीटी ऑब्लिगेशन मस्ट बी परफॉर्म बाय द पार्टीज इन गुड फेथ। अब ये जो सवाल नंबर 28 है, इसमें देखिए कहा गया है कि जो ट्रीटीज़ के द्वारा आपको जो दायित्व दिए जाते हैं, आपको जो कर्तव्य दिए जाते हैं, जिसको कि आप लोग आमतौर पे ऑब्लिगेशन समझते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप उसको गुड फेथ में आप उसको एग्जीक्यूट करें या उसको परफॉर्म करें, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बेतुकी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आपका इनकरेक्ट है। तो अगर हम एंग्लो नॉर्वेगन फिशरीज केस की बात करते हैं, तो इसने जिक्र किया था स्ट्रेट बेसलाइन मेथड फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्रीथ ऑफ द टेरिटोरियल सी, ये आपका सही है। नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस की बात करते हैं तो ये डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट शेल्फ की बात करता है, ये भी आपका सही है। और अगर हम बात करते हैं लोटस केस राइट्स ऑफ द लैंड लुक्ड स्टेट, ये आपका गलत है, ठीक है, लुक्ड नहीं, इसको लॉक्ड कहा जाता है, लॉक्ड स्टेट्स, ये आपका गलत है। और उसके बाद कॉर्फू चैनल इनोसेंट पैसेज केस, ये राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज की बात करता है और ये भी आपका सही है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 30 पर आते हैं, तो ये बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके अंदर बात की गई है कि द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्रीटीज वाज कोडिफाइड इन। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है सही आपको ढूंढना है, तो इसका जिक्र वियना कन्वेंशन 1980 में किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो 31 में आपसे बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्टली मैच्ड। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में क्या 7 जजेस हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या 15 जजेस हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ में सी में क्या 31 जजेस हैं, और यूएन वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लोवाकिया में क्या 15 जजेस हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग करेक्टली पेयर की बात करेंगे तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वाकई में 7 जजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स होता है, ठीक है, इसके अंदर 21 जजेस हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका यूएन वॉर क्राइम्स ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ यूगोस्लोवाकिया है, इसमें भी आपके 15 जजेस हैं। तो इस हिसाब से आपको जो पेयर नंबर 1, 3 और 4 है ना, ये आपका सही माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 32 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आपका करेक्टली मैच्ड किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो आर्टिकल 42 है, ये पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट स्टेट की बात करता है, और यही पेयर आपका करेक्टली मैच किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सवाल नंबर 33 की तरफ, तो ये बात करता है कि हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चंस। तो इसके अंदर जो जनरल असेंबलीज होती है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, वही आपकी रिक्वेस्ट कर सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि वो अपनी एडवाइजरी ओपिनियन को दे, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे जनरल असेंबली कई बार अपने आप को असहाय महसूस करती है और समझ नहीं पाती है कि आखिर इसका अप्रोप्रिएट सही तरीका क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 34 की बात करते हैं, जिसमें भी आपको करेक्ट पेयर को मैच करना है, तो देखिए जो आपकी जनरल असेंबली है ये परफॉर्म करती है लेजिस्लेटिव फंक्शंस को, और यही आपका सही है। बाकी के जो तीनों विकल्प है ना, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो इसमें भी आपसे करेक्टली पेयर मैच की ही बात की जा रही है। अ न्यू मेंबर ऑफ द यूएन इज एडमिटेड बाय द जनरल असेंबली, क्या ये पेयर सही है। A new member of the UN is admitted by the security
a new member of the UN is admitted by the General Assembly of the positive and a new member of the UN is admitted by the General Assembly. तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो 36 का बी है वही सही है. अ न्यू मेंबर ऑफ द यूएन इज एडमिटेड बाय दी या एडमिटेड बाय दी सिक्योरिटी काउंसिल्स. तो यही विकल्प आपको देखने को सही मिलता है. उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 37 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 37 एक सिंपल इंट्रोडक्टरी नेचर का है, जिसमें आपसे पूछा जाता है द सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज अपॉइंटेड बाय. भाई यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी होता है ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स. सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो रिकमेंडेशंस के आधार पे ही जनरल असेंबली के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 38 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपसे करेक्टली पेयर मैचिंग की बात की गई है और यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका लिटिल असेंबली इज़ अ बॉडी एंड क्रिएटेड बाय द जनरल असेंबली. ये एक ऐसी बॉडी है जिसका जो क्रिएशन होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा ही होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 39 पर आते हैं तो इसमें बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा सा पेयर है जो कि आपका करेक्टली मैच्ड है. तो देखिए जो डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन है ना, इसका जिक्र आपको आर्टिकल 2 के सब क्लॉज 7 में देखने को मिलता है. सो दैट इज द मेन रीज़न कि ये पेयर आपका सही है. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 40 है ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आपका करेक्टली मैच्ड है. तो यहाँ पे आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट्स की बात करता है. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल 6 एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट्स की बात करता है. तो यही जो पेयर है ना ये आपका करेक्टली मैच्ड है, बाकी के सारे आपके गलत हैं. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. तो देखिए यूनाइटेड नेशंस का जो बजट होता है ना इसका अप्रूवल जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है और यही विकल्प आपका बिल्कुल सही देखने को मिलेगा. उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 42 की तरफ आते हैं तो ये बात करता है द लीगलिटी ऑफ द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल असेंबली हैज़ बीन अपहेल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन. अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो सवाल आपसे इसकी लीगलिटी को लेकर आपसे पूछा जा रहा है कि जनरल असेंबली के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया था उसको लेकर आईसीजे का क्या व्यू है. तो इसका जो देखिए सही उत्तर होगा ना वो होगा सर्टेन एक्सपेंसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस केस. एक केस आपका था उसी के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जिसको लेके इसकी लीगलिटी को लेकर सवाल किया गया था. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है ये बात करता है द यूनाइटेड नेशंस एंजॉय इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस इन द टेरिटरीज ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स अंडर विच आर्टिकल्स. किस अनुच्छेद के तहत ये अपनी पावर्स को एंजॉय करता है, प्रिविलेजेस को. तो आर्टिकल 105 ऑफ द चार्टर ऑफ यूएन के अंदर आप इसको देखने को मौका मिलेगा. उसके बाद अगर हम लोग धारा 44 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन द सीट इज नॉट एट द हेग. अब हेग जो है वो बहुत सारी चीज़ों का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलेगा. तो 44 के अंदर जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी. इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की जो 3 है इन सब की सीट आपको हेग में मिलेगी, दैट इज लोकेटेड इन द नीदरलैंड. बट जो डी है इसका विकल्प आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है. उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 45 की बात करते हैं तो ये पूछता है कि द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. तो 45 के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये कैसे फॉलो आपका किया जा रहा है. तो इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो हेग कॉन्फ्रेंस आपका 1899 एंड 1907 में हुआ था, दैट इज़ द फॉलो. उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो 46 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड ऑफ नेशंस. इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी का भाग बिल्कुल भी नहीं है. तो इसके अंदर जो आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन है ना ये आपके यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है. उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन. अगर इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो इसको वाइपो के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ जिनेवा. उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आईसीजे की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है.
तो देखिए वो लैंग्वेज आपकी फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहा गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे भी आपके साथ असर्शन और रीजन को लेकर सवाल पूछा गया है। जो सवाल आपका है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ अ पावर टू डिसाइड केसेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, क्या ये सही है असर्शन, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसका रीज़न देखते हैं। इक्विटी इज़ वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इसका क्या बेस्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए जो इसका असर्शन है, जो आपसे बात करता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ अ पावर टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी, ये तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इक्विटी इज़ वन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, और ये इसका रीज़न बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसके अंदर यूनेस्को, ILO, IMF और ICJ की बात की गई है। अब यहाँ पे आपको अपने लेवल पे इनका एक प्रॉपर क्या कहते हैं फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम लोग मैचिंग की बात करते हैं तो देखिए यूनेस्को का जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है पेरिस में। ILO का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, ILO का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपको देखने को मिलता है जिनेवा में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग IMF की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको USA में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम लोग ICJ की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये आपको देखने को मिलता है नीदरलैंड में, जिसको भी हेग अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ स्लाइड है इसके अंदर टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस को एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बोलने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने वाले के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए। उसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ये है तो ये क्यों है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ बना तो यहाँ क्यों बना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना वो ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आपके सामने असर्शन को रख देगा, आपके सामने रीजंस को रख देगा, आपके सामने करेक्ट स्टेटमेंट को रख देगा, आपके सामने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को रख देगा, एंड यू नीड टू फाइंड आउट। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसका एक पार्ट और भी बचा है जो आपके साथ लेकर मैं चर्चा ग्रुप में शामिल होगा, जहाँ पे जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि कम से कम ये जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर ये सवाल किसी भी रूप में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए ना तो उसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न या दुविधा की स्थिति आपके सामने पैदा ना हो। शुक्रिया।